Hello everyone, I am Barkha Vats and I welcome you all to Law in Layers, where we're gonna learn law in very simple way, in very simple language. And with this thought and understanding, we are starting our NTA NET JRF December 2025 series. So we are starting with our first subject, that is environment law. एनवायरमेंट लॉ को स्टार्ट करने से पहले अगर आप सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे तो उसके अंदर आपको 10 यूनिट्स गिवन है। 10 यूनिट में आपका यूनिट एक है एनवायरनमेंट लॉ, उसके अंदर 10 सब टॉपिक गिवन है, जिसमें से पहला सब टॉपिक बात करता है इंट्रोडक्शन टू द एनवायरनमेंट। उसी को आज हम डील करने वाले हैं। हम आज डील करेंगे एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन, एनवायरनमेंट के टाइप्स, एनवायरनमेंट के कॉम्पोनेंट्स। अगर हम लॉ की बात करें तो लीगल वे में हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट की। इसके अलावा कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट के। स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट एक हमने फ्रेंच टर्म से लिया है जो होता है एनवायरनर, जिसका मतलब होता है टू सराउंड। अगर आप ध्यान दें तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारी सराउंडिंग, जो भी चीज़ें हमारे आसपास है वो हमारे एनवायरनमेंट है। कहता है एनवायरनमेंट का मतलब है ऑल द नेचुरल एंड ह्यूमन मेड सराउंडिंग एंड देयर इंटरैक्शन, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो एबायोटिक हो, सारी ही चीज़ों का आपस में जो इंटरैक्शन होता है वो एनवायरनमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल एज बीइंग ह्यूमन बीइंग, हमारा नेचर के साथ पेड़ पौधे पानी हवा, ठीक है, जानवर, ये सब आपस में जब एक जगह पे रहते हैं तो वो इंटरैक्शन जो हम एक दूसरे से कर रहे हैं दैट इज नोन एज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में गिवन है। इसके अलावा हम आने वाली क्लासेस में बहुत सारे एक्ट पढ़ने वाले हैं, जैसे एयर एक्ट, वाटर एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बहुत सारे एक्ट आने वाले हैं, लेकिन जिसमें से एनवायरनमेंट एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रीज़न बिहाइंड कि एनवायरनमेंट एक्ट पूरे ही एनवायरनमेंट के बारे में बात करने वाला है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है एनवायरनमेंट का मतलब होता है वाटर, एयर, लैंड और उनका रिलेशनशिप विद द ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। लास्ट टाइम पेपर में प्रॉपर्टी की जगह आपको एक ब्लैंक दे दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि इस डेफिनेशन में यहाँ कौन सा वर्ड मिसिंग है। तो आपको इस डेफिनेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स गिवन हैं आपको सारे एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से याद करना है। ये जो डेफिनेशन आप सामने देख रहे हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर जो गिवन है, ये आपको हेल्प करती है ये रियलाइज़ कराने में कि ह्यूमन बींग्स जो है वो एनवायरनमेंट का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप उसे एनवायरनमेंट से दूर नहीं कर सकते हैं। ये सारे एलिमेंट जो आपको डेफिनेशन में देखने को मिल रहे हैं ये एक डायनामिक रिलेशनशिप शो करते हैं। इनका आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बहुत ही डायनामिक है और ये बहुत नेचुरल और ह्यूमन बिल्ड या फिर मैन मेड जो होती है एनवायरनमेंट, दोनों को ही लीगल प्रोटेक्शन देंगे। क्योंकि अगर आपने डेफिनेशन देखा हो तो डेफिनेशन में एक टर्म आया है प्रॉपर्टी। जहाँ प्रॉपर्टी की बात हुई है वहाँ पे उन्होंने आपकी मैन मेड एनवायरनमेंट, जो आगे पढ़ने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, मैन मेड एनवायरनमेंट को भी लीगल प्रोटेक्शन दी जाएगी, नेचुरल को भी दी जाएगी। नेचुरल में फॉर एग्जांपल आपके एयर से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे, और बिल्ड में आपके डैम हो गए जो ह्यूमन मेड है, आपका मैन मेड है, लेकिन उसको आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। कोई भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है और अगर कोई डिस्ट्रॉय करता है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। एनवायरनमेंट के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एबायोटिक, एक होता है बायोटिक। एबायोटिक होता है जो नॉन लिविंग के ऊपर होगा, जैसे आपका एयर, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट। और बायोटिक होता है जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स जिसे हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जो प्लांट्स हो गए जो फूड बनाते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस। सेकेंड होते हैं कंज्यूमर्स जिसे हम हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग, एनिमल्स। एंड थर्ड होते हैं डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, जो इन सब के ऊपर उनको ब्रेक डाउन करते हैं जब ये डेड मैटर बन जाते हैं उस टाइम पे। अब आता है थर्ड सब टॉपिक जो बात करता है कैटेगरीज ऑफ एनवायरनमेंट का। आपके दो कैटेगरी होती है एनवायरनमेंट की, एक होती है नेचुरल एनवायरनमेंट जो कि बाय द नेचर गिवन टू अस है, इसमें ह्यूमन बींग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मैन मेड होता है जहाँ पे ह्यूमन बींग अपनी इंटेलेक्चुअल को, अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है, अपनी फिजिकल चीज़ों को इस्तेमाल करता है और फिर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट अकर नेचुरली ऑन द अर्थ,
जो भी चीज़ें नेचुरली ऑन दी अर्थ अकर की गई, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में काउंट होगी। फॉर एग्जाम्पल ऑल लिविंग में आपके ह्यूमन बीइंग आ गया, एनिमल आ गया। नॉन लिविंग में अगर ध्यान देंगे तो आपका सैंड आ गया, आपका वाटर आ गया, लेक्स आ गई, रिवर्स आ गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें। मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? जहाँ पे हम लैंड की बात करते हैं। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? जहाँ हम वाटर की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होती है? जहाँ हम एयर की बात करते हैं। और बायोस्फेयर होती है जहाँ पे ये तीनों ही चीज़ें प्रेजेंट होती है विद दी, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, विद दी प्लांट्स, उसे हम बोल देते हैं बायोस्फेयर। हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले एटमॉस्फेयर से। एक बेसिक से इंट्रोडक्शन रहने वाला है एटमॉस्फेयर का। आप पेपर 1 के एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेज आर देयर, जैसे कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो अमाउंट रहता है एनवायरनमेंट में वो रहता है आपका 78.8%। नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन इज देयर। ऑक्सीजन रहेगी आपकी 20.95%। इसके अलावा आर्गन इज देयर। आर्गन रहती है 0.93%। इसके अलावा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये रहती है 0.04% में। और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं आपके पास जो आपके एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलेंगी, उनका जो अमाउंट रहता है वो 0.01% रहता है। वाटर वेपर्स आर ऑल्सो देयर। वाटर वेपर भी आपके एटमॉस्फेयर में रहता है, 0 to 4% के बीच में इसका अमाउंट रहता है। ये सारी चीज़ें आप पेपर 1 में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है और एनवायरनमेंट लॉ का इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है। फिर हम स्टार्ट करते हैं विद द लिथोस्फेयर। अगेन बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिथोस्फेयर का। लिथोस्फेयर होता क्या है? लिथोस्फेयर आपकी आउटर मोस्ट जो सॉलिड लेयर होती है, या आप उसको क्रस्ट बोल दीजिए, वो होती है, उसे हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। ये आपका लिथोस्फेयर है। अगर आप देखेंगे जिस पे आपका पेड़ उगा हुआ है, ठीक है, जो ज़मीन का हिस्सा है उसे हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। इसमें भी बहुत लेवल्स होते हैं, उसको मैं डिटेल में नहीं करने वाली। इनर कोर रहता है, आउटर कोर रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मेंटल रहता है, ठीक है। यहीं पे आपकी जो आपका ये लिथोस्फेयर का फर्स्ट लेयर होता है, उसके बीच में और आपकी एस्थेनोस्फेयर के बीच में जो होती है, वहाँ होती है टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसके मूवमेंट से अर्थक्वेक या फिर जिसके मूवमेंट से आपको सुनामी देखने को मिलती है, तो वो आपकी लिथोस्फेयर में आपकी यहाँ पे ये वो आपकी मूविंग रहती हैं, ठीक है, फ्लोटिंग में होती हैं, और इनके मूवमेंट से आपको अर्थक्वेक या फिर सुनामी देखने को मिल जाती है। एस्थेनोस्फेयर जो होती है वो ये लेयर है, और ये लिथोस्फेयर के बीच की लेयर होती है। क्लियर? 0 to 100 किलोमीटर के बीच में पड़ती है। ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि पेपर 1 में आप पढ़ने वाले हैं, मैं सिर्फ एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। फिर आता है आपका हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर के बारे में ज़्यादा क्या ही बताना है, हम सबको पता है कि हमारे अर्थ का 71% जो एरिया है दैट इज़ कवर्ड विद द वाटर। तो वही इतना ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आता है आपका मैन मेड एनवायरनमेंट। अच्छा, मैन मेड एनवायरनमेंट को पढ़ने से पहले हम लोगों ने अभी तक नेचुरल एनवायरनमेंट को जितना भी डिटेल में पढ़ा हो, हमने एक चीज़ समझ ली होगी। क्या? हम लोगों ने ये समझ लिया कि आपका नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। अगर नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं होगा तो फॉर्मेशन ऑफ लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। इट्स नॉट अबाउट डिफिकल्ट, इट्स इम्पॉसिबल। तो आपके फाउंडेशन ऑफ लाइफ को लाने के लिए या फिर आपके इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड towards the second point, that is man-made environment. Man-made environment refers to all the structures, systems and object which is created by the human using natural resources. Natural resources का ही इस्तेमाल करके हम लोग ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए या अपनी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को, अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड या एनवायरनमेंट जैसा दिखने वाली चीज़ें बनाते हैं, उसे हम मैन मेड एनवायरनमेंट बोलते हैं। इट डज नॉट अकर नेचुरली एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल है डैम। आपने देखा होगा डैम इज़ देयर।
आपके डैम बने होते हैं वो आपके मैन मेड एनवायरनमेंट में आ रहा है। आप पानी को रोक रहे हैं, पानी को अपने हिसाब से अपने फ्लो से छोड़ रहे हैं, तो आप नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसको कंट्रोल कर रहे हैं बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये आपके आता है एनवायरनमेंट में, मैन मेड एनवायरनमेंट में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं कवर कराना चाहती हूँ। वैसे आप ये सब पेपर 1 के एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी मैं कवर अप करा रही हूँ। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं। अगर आप गलती से वहाँ भूल जाएं तो आपको यहाँ याद रहे। पहली लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, दूसरी लेयर को हम बोलते हैं स्ट्रैटोस्फेयर, तीसरी लेयर को हम बोलते हैं मीजोस्फेयर, चौथी लेयर को हम बोलते हैं थर्मोस्फेयर और पांचवी लेयर को हम बोलते हैं एग्जोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर होती है ये हमारी सबसे क्लोजेस्ट लेयर होती है और यहाँ पे आपको 0 to 12 किलोमीटर के अंदर अंदर ये पड़ जाएगी और यहाँ पे आपको जितना भी वेदर है, जो भी आपके आसपास क्लाउड्स है, बारिश आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वेदर का रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको इसी लेयर में देखने को मिल जाएंगी। स्ट्रैटोस्फेयर जो होती है वो 12 किलोमीटर टू आपके 50 किलोमीटर में पड़ जाती है और यहाँ पे आपकी ओजोन लेयर होती है और जितने भी प्लेन्स फ्लाई करते हैं वो इसी लेयर में फ्लाई करे जाते हैं स्ट्रैटोस्फेयर में। मीजोस्फेयर जो है वो 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर के रेंज में पड़ती है और ये आपकी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है लेयर। थर्मोस्फेयर 80 किलोमीटर से लेके आपकी 500 किलोमीटर तक पड़ती है और ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर शो करती है। एग्जॉस्फेयर जो होती है वो 500 किलोमीटर के बाद जो भी आपका एरिया बचा हुआ है वो सारा एग्जॉस्फेयर कवर करती है। इसको हम आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हम बायोस्फेयर के बारे में भी पढ़ लेते हैं, बिल्कुल हार्डली 1 मिनट का रखेंगे। बायोस्फेयर, बायोस्फेयर में कहता है जहाँ भी पूरा इकोसिस्टम मिल जाए, किसके साथ? विद द लिविंग, ठीक है, बीइंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम बायोस्फीयर बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सारी की सारी लिविंग बीइंग और आपके इकोसिस्टम का इंटर रिलेशनशिप दिखाया जाता है, जैसे लैंड, वाटर, एयर, इनका विद द ह्यूमन बीइंग। अभी पीछे वाले डायग्राम में हमने यही पढ़ा था, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि एयर, वाटर, लैंड जहाँ मिल रहा है और वहीं पे आपका एक पेड़ है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वही चीज़ जो थी वही आपका बायोस्फीयर होता है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एनवायरनमेंट लॉ। कहता है एनवायरनमेंट लॉ बॉडी ऑफ रूल्स है, रेगुलेशन है, जो कि हमने डिराइव करे हैं बाय द इंटरनेशनल कन्वेंशन, बाय द नेशनल लेजिस्लेशन, बाय कस्टमरी लॉ, बाय जुडिशियल प्रेसिडेंट, जो इंटरैक्शन को गवर्न करती है ह्यूमन बीइंग और नेचुरल एनवायरनमेंट को। आने वाली क्लासेस के में हम लोग बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, प्रोटोकॉल्स को पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हीं कन्वेंशन के आने के बाद ही एनवायरनमेंट लॉ आया है। एनवायरनमेंट लॉ इससे पहले भी था, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था कि हमने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रखा था एनवायरनमेंट को प्रायर टू दिस कन्वेंशंस। पहली कन्वेंशन जिसको हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं वो हुई थी आपकी 1972 में, स्टॉकहोम बोलेंगे हम उसको, आने वाले लेक्चर्स में हम उसको कवर करने वाले हैं। तो उसके आने के बाद आपके एनवायरनमेंट के जो लॉज हैं, जो आपके रेगुलेशंस हैं, उन्होंने एकदम से चेंज किया अपने आप को। आपके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रोविजन को डाला गया, आप में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लाए गए, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई थी बाय आफ्टर दिस कन्वेंशन। तो एनवायरनमेंट लॉ रेगुलेट करती हैं एक्टिविटीज़ को जो कि नेचुरल वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा है और कहती है डेवलपमेंट जो होगी वो सस्टेनेबल मैनर में होनी चाहिए। तो एनवायरनमेंट लॉ का काम क्या है? एनवायरनमेंट लॉ की जो मेजर ड्यूटीज़ हैं वो है कि इंटरैक्शन जो एनवायरनमेंट का ह्यूमन बीइंग के साथ चल रहा है वो बहुत अच्छे वे में चले। अगर कहीं भी ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं तो वहाँ पे पेनल्टी इम्पोज कर दी जाए। और सेकंड कि एनवायरनमेंट डेवलप करे, एनवायरनमेंट जो है उसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए किस वे में? सस्टेनेबल वे में। आपको अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ें बचानी है। Environment law encompass the legal principles and regulations that aim to protect environment from the degradation,
promote sustainable development, and ensure the equitable use of the natural resources. अब बात आती है एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट की, एनवायरमेंट पॉल्यूशन की। सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, अगर याद हो 2A में हमने एनवायरमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। 2B में एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट को डिफाइन करता है, कहता है कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सब्सटेंस जो प्रेजेंट है एनवायरमेंट में ऐसे कंसंट्रेशन में कि वो इंजूरियस टू एनवायरमेंट है, उसे हम बोल देंगे पॉल्यूटेंट। कोई भी चीज़ जो कि एनवायरमेंट में अपने लेवल, जो उसका लेवल है जिससे वो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं फैला रही है, अगर उस कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होगी तो वो पॉल्यूटेंट काउंट की जाएगी। सेकेंड बोलता है 2 सब क्लॉज सी ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइंड एनवायरनमेंट पोल्यूशन। जब ये एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा तो उससे एनवायरनमेंट के अंदर क्या होगी, पॉल्यूशन होगी, एनवायरनमेंट खराब होगी, तो हमें उसे बोलेंगे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स टाइप ऑफ पॉल्यूशन। पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जून वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया था एसिड रेन पे, तो मैं इसको यहाँ डील कर रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। पहली चीज़ बोलता है एयर पॉल्यूटेंट। अभी बताया था जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में कि कोई भी अगर गैस अपने कॉन्सेंट्रेशन लेवल से ज़्यादा हो जाती है और वो आपकी हेल्थ के लिए इंजूरियस हो जाती है तो वो पॉल्यूटेंट बन जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, COX इज कार्बन डाइऑक्साइड, SOX इज सल्फर डाइऑक्साइड, NOx इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, एंड PM2.5 इज पर्टिकुलेट मैटर 2.5 क्या होता है? 2.5 एक नंबर है जो हम ऐसे मैटर्स जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, 2.5 एक बहुत छोटा मैटर के लिए हमने काउंट किया हुआ है, तो ये हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं, ये वो आपके एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। इनकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती है और एसिड रेन होती है। यहाँ हम बहुत डिटेल में डील करने वाले हैं एसिड रेन को। देखो, एसिड रेन से पहले नॉर्मल रेन के बारे में पढ़ते हैं। pH हम सबको पता है 0 to 14 होता है। अगर pH जो है वो आपका 7 है तो वो न्यूट्रल काउंट किया जाता है। अगर आपका pH जो है वो लेस देन 7 है तो वो आपका एसिडिक होता है। अगर आपका pH मोर देन 7 है तो वो बेसिक होता है। ये बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। अब आता है कि आपकी जो एसिडिक रेन है उसका pH जो होता है वो होता है आपका 5.6 से कम। ठीक है, आपका जो है वो 5.6 से कम अगर होगा तो वो एसिडिक रेन है, और नॉर्मल रेन का pH रहता है 5.6। बहुत सारे बच्चों ने पेपर के अंदर उसको न्यूट्रल या फिर बेसिक किया होगा, लेकिन आपका जो रेन है वो एसिडिक इन नेचर होती है, स्लाइटली, पूरी नहीं, एसिडिक होती है, स्लाइटली एसिडिक हम इसको बोलेंगे। क्यों होती है? क्योंकि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर, कार्बन डाइऑक्साइड उसको एसिडिक कर देता है। अब एसिडिक रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपका जो एसिड रेन होता है, बेसिकली एसिड रेन किस चीज़ से बनता है? एसिड रेन बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रेजेंस से, इन दोनों का प्रेजेंस, और जब ये वाटर वेपर के साथ मिक्स होते हैं तो ये बनाते हैं आपके सल्फ्यूरिक, ठीक है, आपके सल्फ्यूरिक H2SO4 और आपके नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। ये आपके कंपोनेंट होते हैं एसिड रेन के, इनको याद कर लीजिएगा। इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ये दोनों आपके एसिडिक रेन कराते हैं, एसिड रेन कराते हैं, और एसिड रेन का pH 5.6 से कम होता है। बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप और जानना चाहें तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे होता है। सल्फर डाइऑक्साइड आपके बर्निंग ऑफ कोल हो गया, ऑयल हो गया, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, इससे आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं वो व्हीकल हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, कंबशन इंजन हो गया, इन सब से आपका नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाता है। इतना ही पढ़ना है। अगर आप ध्यान दें एयर एक्ट के अंदर, क्योंकि एसिडिक रेन है, कहीं ना कहीं एयर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो एयर एक्ट के अंदर कुछ प्रोविज़न दे रखा है रिगार्डिंग इट।
एनवायरनमेंट एक्ट के अंदर प्रोविजन दे रखा है रिगार्डिंग इट, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर प्रोविजन दे रखा है रिगार्डिंग इट, क्योंकि फैक्ट्रीज में से गैस निकलती हैं, एनवायरनमेंट में गैस आएगी, एयर एक्ट में गैसेज आएंगी, तो यही गैसेस जो होती हैं ये आपका एसिडिक रेन कराता है, एसिड रेन कराता है, तो इसलिए आपको ये प्रोविजंस आपको कुछ ना कुछ इसमें देखने को मिलेंगे। आने वाली क्लासेस में हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है वाटर पॉल्यूटेंट। वाटर पॉल्यूटेंट सीवेज के थ्रू हो गया, हैवी मेटल हो गया, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हो गए, इंडस्ट्रीज जो पानी में छोड़ देती हैं अपनी, इससे आपके एक्वेटिक लाइफ के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, वाटर बोर्न डिसीज हो जाती है। सॉयल पॉल्यूटेंट हो गया, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक ऑयल स्पिल्स, इनकी वजह से सॉयल इनफर्टिलिटी हो जाएगी, फूड चेन जो होगी वो कंटामिनेट हो जाती है। नॉइज़ पॉल्यूशन आपकी ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन, लाउड स्पीकर से हो गया, इससे आपको हियरिंग लॉस हो सकता है, आपको स्ट्रेस हो सकता है। हैजार्डस सब्सटेंस हो गए आपके टॉक्सिक केमिकल या रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गए, जिनको लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट में अगर छोड़ दिया जाए तो वो जेनेटिक डैमेजेस कर सकते हैं आपको। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है एनवायरनमेंट एक्ट 1986 का, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक ओवरऑल अम्ब्रेला का काम करता है। वाटर एक्ट, ये आपका फर्स्ट एनवायरमेंटल लॉ था इंडिया में और ये प्रिवेंट करता है कंट्रोल एंड वाटर पोल्यूशन के लिए। एयर एक्ट 1981, ये एयर पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए है। 1972 में आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, आपको प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने हैं, हंटिंग को आपको बैन करना है। 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था, जो डिफॉरेस्टेशन को आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा और रेगुलेट करता है डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज़। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जिसके अंदर कुछ आपको गाइडलाइंस दी गई थी। आपको बोला गया था कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर आपको बायोडाइवर्सिटी जितनी भी है उनको आपको कंजर्व करना है, आपको रेगुलेट करना है रिसोर्सेज को, जो कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज रहेंगे। एनजीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एक लेक्चर इस पे जाएगा। 2010 में एनजीटी आया था, इसके अंदर एनजीटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो कि केसेस को बहुत जल्दी ख़त्म किया जाएगा एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स आए थे 2000 में, जिसमें आपके लिए नॉइज़ के लेवल्स रखे गए थे डिफरेंट जोन्स के लिए। 2016 में हैजार्डस रूल्स आए थे, जिसमें आपको हैंडलिंग ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ हैजार्डस वेस्ट जो होता है कैसे करना है उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस थी। 2022 के अंदर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए थे, जिसमें आपको बोला गया था कि ई वेस्ट के रिगार्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे जो आपको देखने हैं, आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको ई वेस्ट को रखना है। PYQ इज़ देयर, आपसे ये क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताने नहीं वाली हूँ, ये आप खुद करेंगे और कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। व्हाट इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के कौन से वाले क्लॉज में सबसे पहले 2 क्लॉज ए के अंदर एनवायरनमेंट डिफाइंड है। अगर आप ध्यान दें, मैंने आपको कहा था कि आपको सारी चीज़ें उसके अंदर देखनी है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप इसमें मुझे आंसर बताएंगे। अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट लॉ अ पॉल्यूटेंट रेफर टू, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट लॉ पॉल्यूटेंट अगर याद हो तो ये आपको 2B में डिफाइन किया गया हुआ है एनवायरनमेंट एक्ट 1986 में। अगर आप इसमें से भी मुझे आंसर बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट प्रिंसिपल्स। आपका पूरा एनवायरनमेंट लॉ इन 3 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है और ये तीनों की तीनों प्रिंसिपल्स हम लोगों ने डिफरेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन से ली है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रिंसिपल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए स्लाइड रहने वाली है। सबसे पहले आता है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल सिंपल सी बात बोलता है, इफ़ यू पॉल्यूट यू हैव टू पे। अगर आपने गंदा किया है तो पैसे देने पड़ेंगे, आपको पे करना पड़ेगा। डेवलपमेंट इसकी जो थी आपको देखने को मिलेगी बाय द OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था यहाँ पे। बाकी इसके अगर हम डेवलपमेंट को ध्यान से देखें तो 1972 में OECD में इसका ट्रेसेस देखे गए थे। उसके बाद 1987 के अंदर आने वाले कॉन्फ्रेंस पढ़ने वाले हैं हम लोग, एक ब्रंडलैंड रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर भी इसके बारे में देखा गया था। और 1992 में जो आपकी एनवायरनमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस रही है, रियो कॉन्फ्रेंस,
उसके अंदर भी इसको देखा गया है। तो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल आपको ये 3 जगह पे देखने को मिली है। स्टार्टिंग इसकी OECD से हुई थी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्लीज़, आपको पता होना चाहिए। कहते हैं द पॉल्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लीनिंग अप पॉल्यूशन. It is based on the idea that those who damage the environment must compensate for the harm and restore the environment. That's what I told you. If you pollute, you have to pay. Recognized and enforced by the Supreme Court of India in the part of Article 21 right to life. ठीक है, आपको देखने को मिलेगी। बहुत डिफरेंट केसेस आ रखे हैं इसके ऊपर, एक केस नहीं है, बहुत सारे केस हैं, सीरीज ऑफ केस आपको आखिरी में मैं देने वाली हूँ। जैसे ये आपको देखने को मिलेगा इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरनमेंट लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। आपको ये केस देखने को मिलेगा। इसमें आपकी बात की गई थी कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल इज पार्ट ऑफ द इंडियन लॉ बोला गया था। इसके अलावा लैंडमार्क जजमेंट इज देयर, वेल्योर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि पॉल्यूटर मस्ट नॉट ओनली पे फॉर कंपनसेशन टू विक्टिम ऑफ द पॉल्यूशन बट ऑल्सो फॉर द रिस्टोरिंग द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। जितना खराब किया है उसको भी ठीक करने का पैसा देगा, जिसको उससे नुकसान हुआ है उसको तो देना ही देना है, कंपनसेशन करना ही है, कंपनसेट करना ही है। उसके अलावा जो आपकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ है आपको वो भी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बोलता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले ही रोक दो, प्रिवेंट कर दो पहले ही, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? अगेन 1984 में आपका UN वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर, इसके अंदर इसके बारे में थोड़ा सा देखने को मिला था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन 1992 में जो रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तो स्पेशली इसको ऐड ऑन कर दिया गया था प्रिंसिपल 15 में। PYQ इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और बोला गया था कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो किस पे आएगा? वो आएगा पॉल्यूटर के ऊपर। पॉल्यूटर या फिर आप उसको डेवलपर बोल दीजिए, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी देयर। इसके बाद 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रिकॉग्नाइज कर लिया था इंडिया में, कि इसके अंदर एक जजमेंट दे दी गई थी। एंड 2000 के बाद से NGT तो इसको प्रॉपरली अप्लाई ही कर रहा है। NGT आपका 2010 में आया है, तभी मैंने 2000 के बाद लिखा है क्योंकि 2010 के बाद से NGT इसको अप्लाई कर रहा है अपने सारे के सारे केसेस में। प्रोमोटेड इन इंटरनेशनल ट्रीटी लाइक रियो डिक्लेरेशन 1992 बताया अभी मैंने, एप्लीकेशन प्रिंसिपल 15 प्रॉपर बता दिया आपको। वेयर द सीरियस एनवायरमेंट हार्म इज पॉसिबल, लैक ऑफ फुल साइंटिफिक सर्टेनिटी मस्ट नॉट बी यूज एज अ रीजन ऑफ डिलेइंग द एक्शन। फोकस ऑन प्रिवेंटिंग हार्म बिफोर इट अकर्स, आर्टिकल 21 में आपको अपने लॉ में देखने को मिलेगा। अगेन अगर इसके केस की बात करें तो वेल्योर सिटीजन फोरम केस जो है बहुत लीडिंग जजमेंट है इनके ऊपर। वेल्योर सिटीजन फोरम केस 1996 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को इंडियन लॉ की तरह इंडियन लॉ में उसको रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं, नर्मदा बचाओ भी केस है, उनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले केस में जब हम केस स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम सबको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओरिजिन देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओरिजिन ब्रंटलैंड रिपोर्ट कमीशन जो 1987 में आने वाले चीज़ों में, अभी आपको ये नाम बहुत डिफिकल्ट लग रहे होंगे लेकिन ट्रस्ट मी, आने जब हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। 1987 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहली बार बात की गई थी। लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 1992 में रियो कॉन्फ्रेंस में। आने वाली जब हम कॉन्फ्रेंसेस पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इन सबको समझना। तो इस लेक्चर को एक बार लेने के बाद नेक्स्ट लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट वीडियो को, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ की वहाँ क्लियर हो जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्विटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को साथ साथ में बैलेंस करना है।
फ्यूचर जनरेशन मस्ट ऑल्सो बी एबल टू मीट देयर नीड्स, ऐसा नहीं है कि आप ही चीज़ों को ले लीजिए, नेक्स्ट कोई आपको यूज़ ना कर पाए उनको। नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कोर्ट ने कहा था सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट को अपहेल्ड कर दिया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए। अब यहाँ पे हम एक केस को डील कर लेते हैं जो है हमारा वेल्योर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। देखिए यहाँ पे आपका पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, आपका प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल दोनों ही अप्लाई किए गए थे। मैं यहाँ पे आपको ये केस बहुत ही सिंपल भाषा में समझा देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे जस्टिस कुलदीप सिंह और जस्टिस एस जहांगीर अहमद इस केस में। पिटिशनर जो थे वो आपके वेल्योर सिटीजन वेलफेयर फोरम था, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप है। इन्होंने बोला था कि अप्रॉक्सीमेटली 900 टैनरीज जो है वो डिस्चार्ज कर रही हैं अनट्रीटेड टॉक्सिक फ्लूइड्स को, ठीक है, और वो भी जा रही है किसमें, वो पलर रिवर है एक जो कि एग्रीकल्चर लैंड को सराउंड कर रही है, उसमें वो सारा आपका टॉक्सिक जो एफ्लुएंट्स है वो जा रहे हैं। जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना उस पर अनफिट हो चुका था आपके पीने के लिए भी, आपके इरिगेशन के लिए भी, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था पानी। तो PIL डाली गई थी अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बोला गया था कि क्या इंडस्ट्री के पास ये राइट है कि वो पॉल्यूट कर दे एनवायरनमेंट को विद द नेम ऑफ द डेवलपमेंट, कि हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या इस चीज़ में वो आपके जो एनवायरनमेंट है उसको ख़राब करने की राइट रखते हैं कि नहीं रखते हैं। इसमें आपके ये तीनों प्रिंसिपल अप्लाई किए गए थे, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल। एंड जस्टिस कुलदीप सिंह ने बोला था राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट हमारे आर्टिकल 21 का पार्ट है, मतलब दैट इज़ आवर फंडामेंटल राइट। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को इंडियन एनवायरनमेंट लॉ का इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया था और बोला गया था आर्टिकल 21 जो आपके फंडामेंटल राइट है उसको बचाने के लिए ये चीज़ों को रोकना ज़रूरी है, और आपके ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको अप्लाई किया जाएगा एनवायरनमेंट के लॉज में, एनवायरनमेंट के केसेस में। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रही हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन, आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।